अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से हैं। एंड वेलकम बैक टू इन्फोसोर्स पाकिस्तान। आज मैं आपके साथ यूसीपी 600 का आर्टिकल नंबर 7 जो है वो आपको एक्सप्लेन करूंगा। तो शुरू करते हैं बगैर कोई टाइम वेस्ट किए। अच्छा, पहले तो सॉरी, मेरी जो पिछली दो वीडियोस मैंने अपलोड की हैं आर्टिकल नंबर 4, 5 एंड 6 की, उसमें थोड़ी आवाज़ जो थी मेरी बहुत स्लो है। मेरे माइक में कोई इशू आ गया था जिसके लिए मैं बेहद सॉरी करता हूँ। और मैंने अब सही कर लिया है। होपफुली की आवाज़ आपको सही आ रही होगी इस वीडियो में। तो चलें स्टार्ट करते हैं आर्टिकल नंबर 7, जो कि यूसीपी 600 का आर्टिकल नंबर 7 है, जिसे कहते हैं इशूइंग बैंक की अंडरटेकिंग। इशूइंग बैंक की अंडरटेकिंग, जैसे नाम से ही आपको एक्सप्लेन हो रहा है कि अंडरटेकिंग इशूइंग बैंक जो प्रोवाइड करता है वो क्या करता है एलसी के अंदर। तो उसके पॉइंट्स पढ़ते हैं एक एक करके। यूसीपी का जो 7 का पहला पॉइंट है ए। इसमें लिखा है कि प्रोवाइडेड दैट द स्टिपुलेटेड डॉक्यूमेंट्स आर प्रेजेंटेड टू द नॉमिनेटेड बैंक or to the issuing bank and that they constitute a compliant presentation, the issuing bank must honor if the credit is available by। ठीक है, बस एलसी इशू होती है। जैसी एलसी इशू होती है तो जो अपना इशूइंग बैंक है वो एक अंडरटेकिंग देता है साथ में कि वंस द कंप्लाइंग प्रेजेंटेशन होती है तो वो जो एलसी है उसको ऑनर करेगा इन कंडीशंस पे। ठीक है, जो एलसी में कंडीशंस दी होती हैं, फॉर एग्जांपल पेमेंट अगर साइट पेमेंट पे है तो वो उसको ऑनर करेगा साइट के हिसाब से, साइट पेमेंट पे ऑनर करेगा अगर डॉक्यूमेंट जो है वो कंप्लाइंट प्रेजेंटेशन हुई है। पॉइंट क्लियर हो गया? तो इसमें यही जो वन नंबर ए के 1 नंबर पॉइंट में यही लिखा हुआ है कि वो मस्ट ऑनर ऑन कंडीशन ऑफ साइट पेमेंट, डेफर्ड पेमेंट और एक्सेप्टेंस विद द इशूइंग बैंक। अब अच्छा, साइड पेमेंट क्या है, डेफर्ड क्या है, एक्सेप्टेंस क्या है, ये मैं आर्टिकल नंबर 2 में ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ। मैं दोबारा यहाँ पे नहीं करूँगा, काफ़ी बहुत ही लंबा हो जाएगा ये जो वीडियो है। इस वजह से अब मैं प्रेफर करूँगा कि आप पहले आर्टिकल नंबर 2 को थोड़ा पढ़ लें। और वो बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। उसमें सारी जो टर्म वर्ड्स यूज़ हुए हैं, साइट, एक्सेप्टेंस, निगोसिएशन, इशूइंग बैंक क्या होता है, कन्फर्मिंग बैंक क्या होता है, सारा उसमें आपको एक्सप्लेन करके मैंने बताया है, ताकि वो पढ़ें। तो उसके बाद जो सारे आर्टिकल्स जो हैं उसमें जो वर्ड्स यूज़ हुए हैं वो इसी की उसमें डेफिनेशंस हैं उसमें बेसिकली। तो आप जब भी पहले आर्टिकल नंबर 2 पढ़ेंगे, जैसे ही आप यहाँ पढ़ेंगे साइड पेमेंट क्या है, तो आपको पता चल जाएगा साइड पेमेंट क्या होती है। तो मैं आपको लिंक दे दिया है जो डिस्क्रिप्शन में आपको दिया हुआ है, तो आप वहाँ से इसको एक्सेस कर सकते हैं, या फिर मेरा आप चैनल पे जाके यूसीपी 600 की प्लेलिस्ट में अपडेट कर रहा होता हूँ, उसमें जाके आप एक्सेस कर सकते हैं। चलें वापस आते हैं। सेकंड पॉइंट पे पढ़ता हूँ मैं कि साइड पेमेंट विद अ नॉमिनेटेड बैंक एंड दैट नॉमिनेटेड बैंक डज नॉट पे। पेमेंट जो है वो साइट पे अवेलेबल है, साइट पेमेंट की कंडीशंस पे अवेलेबल है, लेकिन नॉमिनेटेड बैंक क्या है वो उसको पे नहीं करता। तो इशूइंग बैंक की ये अंडरटेकिंग दी हुई है इशूइंग बैंक ने कि वो ऑनर करेगा, अगर कंप्लाइंग प्रेजेंटेशन है तो वो पेमेंट कर देगा बेनिफिशरी को। ये सेकंड पॉइंट हो गया। थर्ड पॉइंट, थर्ड deferred payment है with a nominated bank and that the nominated bank does not incur its deferred payment undertaking or having incurred a deferred payment undertaking does not pay at maturity। सेम चीज़ है लेकिन साइट की जगह डेफर्ड पेमेंट ऐड हो गया है। डेफर्ड पेमेंट में क्या है कि अगर डॉक्यूमेंट कंप्लाइंग है और नॉमिनेटेड बैंक के पास डेफर्ड पेमेंट पे अवेलेबल है, लेकिन नॉमिनेटेड बैंक जो है वो डेफर्ड पेमेंट की अंडरटेकिंग को इनकर या एक्सेप्ट नहीं करता, या अगर एक्सेप्ट करता है लेकिन पेमेंट नहीं करता है, तो इशूइंग बैंक ऑन की अंडरटेकिंग है कि वो ऑनर करेगा कि अगर डॉक्यूमेंट कंप्लाइंट प्रेजेंटेशन है तो वो एलसी को ऑनर करेगा, मतलब बेनिफिशियरी को पेमेंट करेगा। फोर्थ पॉइंट है एक्सेप्टेंस विद अ नॉमिनेटेड बैंक एंड दैट नॉमिनेटेड बैंक डज नॉट एक्सेप्ट अ ड्राफ्ट ड्रॉन ऑन इट और हैविंग एक्सेप्टेड अ ड्राफ्ट ऑन इट इट डज नॉट पे एट मेच्योरिटी। सेम मकसद है पॉइंट नंबर 3 का और पॉइंट नंबर 4 का। इसमें कोई डिफरेंस नहीं है, सिर्फ मकसद का कोई डिफरेंस नहीं है। सिर्फ एक चीज़ का डिफरेंस है कि एक्सेप्टेंस में ड्राफ्ट ऐड हो जाता है और डेफर्ड पेमेंट में ड्राफ्ट नहीं होता। ड्राफ्ट जो है वो इशूइंग बैंक पे ड्राफ्ट ड्रॉन हुआ होता है, बस ये एक डिफरेंस होता है। बाकी डेफर्ड पेमेंट में भी पेमेंट डिलेड होती है, एक्सेप्टेंस में भी डिलेड पेमेंट होती है, मेच्योरिटी डिफाइन हो जाती है। तो ड्राफ्ट है वो बस ऐड होता है एक, उसके अलावा दोनों में कोई फ़र्क नहीं है। बाकी इन दोनों जो लिखे हुए हैं इसमें भी कोई फ़र्क नहीं है, बस सेम ही चीज़ है। पॉइंट नंबर 5 है कि नेगोशिएशन विद द नॉमिनेटेड बैंक एंड दैट नॉमिनेटेड बैंक डज नॉट नेगोशिएट।
ठीक है। अगर एलसी में की टर्म्स है 41A में लिखा होता है कि भाई जैसे ये लिखा हुआ है कि अवेलेबल विद बाय एनी बैंक बाय नेगोशिएशन। अगर बाय नेगोशिएशन वो अवेलेबल है, नेगोशिएशन पे अवेलेबल है, लेकिन जो नॉमिनेटेड बैंक है वो इसको नेगोशिएट नहीं करता, अगर वो नहीं करता, इस कंडीशन में भी जो अपने इशूइंग बैंक है वो एलसी को ऑनर करेगा इफ प्रेजेंटेशन कंप्लाइंट है। पॉइंट नंबर जो ए के 5 पॉइंट्स हैं वो खत्म होते हैं। अब पॉइंट नंबर बी पे आते हैं। पॉइंट नंबर बी में है कि एन इशूइंग बैंक इज रिवोकेबली बाउंड टू ऑनर एज ऑफ द टाइम इट इशूज द क्रेडिट। जैसे इशू बैंक जो है वो एक एलसी इशू करता है तो वो बाउंड हो जाता है कि वो इस एलसी को ऑनर करेगा। अगर प्रेजेंटेशन कंप्लाइंट है तो वो एलसी को ऑनर करेगा। ये इस अंडरटेकिंग ये प्रोवाइड कर देता है एलसी इशूइंग के साथ साथ। Point number B. An issuing bank undertakes to reimburse a nominated bank and that has honored to negotiated a complying presentation and forwarded the document to the issuing bank. नॉमिनेटेड बैंक, इसमें नॉमिनेटेड बैंक का जिक्र है खासतौर पर। नॉमिनेटेड बैंक को जब एक दफ़ा डॉक्यूमेंट रिसीव होते हैं और उसने चेक किया और वो प्रेजेंटेशन कंप्लाइंट है और नॉमिनेटेड बैंक ने उस एलसी को ऑनर कर दिया, तो जो इशूइंग बैंक है वो रीइम्बर्स करेगा नॉमिनेटेड बैंक को। रीइंबर्स का मतलब जो पेमेंट है वो नॉमिनेटेड बैंक को रिलीज करेगा वंस नॉमिनेटेड बैंक जो है वो उसने ऑनर कर दिया उसको। रीइंबर्स, आगे चलते हैं। रीइंबर्समेंट फॉर द अमाउंट ऑफ कंप्लाइंट प्रेजेंटेशन अंडर अ क्रेडिट अवेलेबल बाय एक्सेप्टेंस और डेफर्ड पेमेंट इज ड्यू एट मैच्योरिटी वेदर और नॉट द नॉमिनेटेड बैंक प्रीपेड और परचेज्ड बिफोर मैच्योरिटी। जो रीइंबर्समेंट की अमाउंट है जो कि कंप्लाइंट प्रेजेंटेशन की डॉक्यूमेंट्स की अमाउंट है और उसकी जो अमाउंट जो अवेलेबल है, क्रेडिट है अवेलेबल है, अगर वो एक्सेप्टेंस पे है, डेफर्ड पेमेंट है और उसकी मेच्योरिटी ड्यू हो गई है और नॉमिनेटेड बैंक उसकी पेमेंट करे या ना करे बिफोर मेच्योरिटी, करे दे बिफोर मेच्योरिटी ना करे, वो उसको परचेज करे, डिस्काउंटिंग करे ना करे, उसके बावजूद इस कंडीशन, हर कंडीशन में अगर एक दफ़ा मैच्योरिटी ड्यू हो गई है तो वो जो इशूइंग बैंक है वो ऑनर करेगा और बेनिफिशरी को पेमेंट रिलीज करेगा या नॉमिनेटेड बैंक को रिलीज करेगा पेमेंट। जो लास्ट लाइन है उसमें एन इशूइंग बैंक अंडरटेकिंग टू रिम्बर्स अ नॉमिनेटेड बैंक इज इंडिपेंडेंट ऑफ द इशूइंग बैंक अंडरटेकिंग द बेनिफिशरी। इसमें पॉइंट में ये कहना चाह रहे हैं कि जो इसकी एक्सप्लेनेशन ये है कि जो इशूइंग बैंक वंस एलसी इशू करता है तो वो अंडरटेकिंग प्रोवाइड करता है, ये सारी अंडरटेकिंग्स। ये सारी अंडरटेकिंग्स जो है वो बेनिफिशरी पे ही अलग से हैं, क्योंकि जो इशूइंग बैंक अंडरटेकिंग देता है कि वो पेमेंट रिलीज करेगा बेनिफिशरी को वंस द कंप्लाइंग प्रेजेंटेशन जो कंप्लाइंट है। एलसी खुलती ही इस वजह से है ताकि बेनिफिशरी को अपनी पेमेंट की कंफर्मेशन हो जाए कि इसको पेमेंट मिली है जब वो सब चीज़ें कंप्लाइंट करेगा। तो इसकी जो अंडरटेकिंग बेनिफिशरी के साथ है वो बिल्कुल सेपरेट है, वो इंडिपेंडेंटली है, क्योंकि बीच में जो बैंक्स होते हैं वो एक इंटरमीडियरी के तौर पे काम करते हैं। अगर वो अपनी चीज़ें पूरी ना करें तो इशूइंग बैंक को तो पेमेंट करनी ही करनी है बेनिफिशरी को। इसी तरह इशूइंग बैंक है उसकी जो अंडरटेकिंग है सारी वो नॉमिनेटेड बैंक्स के साथ सेपरेट है, क्योंकि नॉमिनेटेड बैंक वंस अपनी जो कंडीशंस पूरी कर देगा तो जो इशूइंग बैंक है उसने भी अपनी कंडीशंस पूरी करनी है इसके साथ। बेनिफिशरी का ऐसा कोई डायरेक्टली लिंक नहीं है नॉमिनेटेड बैंक और उसकी इशूइंग बैंक में, क्या आपस में हिसाब किताब है क्या नहीं है, लेकिन बेनिफिशरी को पेमेंट चाहिए तो वो उसकी अंडरटेकिंग इशू बैंक उसको दे रहा है, वो सेपरेट है, और जो इसके साथ है वो सेपरेट है। कंडीशन सारी तकरीबन सेम होती हैं लेकिन जो अंडरटेकिंग्स होती हैं वो सेपरेट है। जस्ट इन केस बीच में इशूइंग बैंक का और नॉमिनेटेड बैंक कोई मसला होता है या कोई केस ख़राब होता है, लेकिन तो इशूइंग बैंक कोई और बैंक को देखेगा या खुद किसी तरीके से पेमेंट बेनिफिशरी को रिलीज करेगा, लेकिन अपनी कंडीशंस को मीट करेगा, ऑनर करेगा। तो ये पॉइंट नंबर 7 होपफुली आप सबको समझ आ गया होगा। मैं उम्मीद करता हूँ कोई पॉइंट आपको समझ नहीं आया या फॉर एग्जांपल किसी पॉइंट में मेरे से मिस्टेक हुई है तो आप वो कमेंट बॉक्स में ड्रॉप करें। मैं जैसे ही उसको रिसीव करूँगा तो मैं इस पर कोशिश करूँगा जल्द से जल्द रिस्पॉन्ड बैक करूँ और आपकी क्वेरीज को रिजॉल्व करूँ। तो और आपको आपकी थोड़ी सपोर्ट चाहिए तो काइंडली ये चैनल पे जाके आप सब्सक्राइब कर लें और इसको पे वीडियो को भी लाइक कर दें, शेयर कर दें, एक सपोर्ट मिल जाएगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट आर्टिकल के साथ आपके साथ हाज़िर होता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।